Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we are doing July 2018 previous year questions. जुलाई 2018 के प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं. ये जो है पार्ट 7 है जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 61 से. आज हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 टू 75. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ doubling of farmers income objective, which of the following is not correct? जब हमारा ये कंटेक्स्ट था कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो इनमें से कौन सी चीज हमारी करेक्ट नहीं है? ऑप्शन 1 है हमारे पास, हमारा इसको डबल करने का, फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट ईयर 2022 और 23 है. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है इट इज रियल इनकम विच इज टू बी डबल्ड. बिल्कुल सही बात है, हम रियल इनकम डबल करेंगे. रियल इनकम कौन सी इनकम होती है? जो सारे एक्सपेंडिचर के बाद जो हमारे लिए बचती है. सो यस, द टारगेट इज टू इंक्रीज द रियल इनकम. थर्ड इज इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन अलोन इज टू बी डबल्ड. सिर्फ कल्टिवेशन से जो इनकम आ रही है उसी को ही डबल करना टारगेट था. नो. नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज टू बी प्रमोटेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. बिल्कुल सही बात है, हमें एग्रीकल्चर को एक डाइवर्सिफाइड मोड देना है, सिर्फ एक ही स्टैटिक मोड पे नहीं रखना है. ये बिल्कुल सही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन थर्ड जो होता है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज सिंपली अनदर टर्म फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. सेकेंड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज एन एंटायरली नेचुरल फिनोमिना. थर्ड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मीन्स मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर्स. और फोर्थ क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से ही आपको समझ में आ गया होगा द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. क्या मतलब है? दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हम इंडियन इकोनॉमी में हमने किया था. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, Indian economy is becoming more formalized. This is indicated by which of the following shift? Select the correct answers from the code given below. We have the options. हमें कोड गिवन है, हमें इसमें से सेलेक्ट करना है. सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी में जो इंडियन इकोनॉमी हमारी फॉर्मुलाइज्ड हुई है उसके पीछे क्या क्या रीजन है. सबसे पहला अगर हम बात करें तो इस ईयर में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे काफी सारी फर्म्स थी वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आई थी. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज हैज टेकन प्लेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. बिल्कुल सही बात है, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये हुआ था. थर्ड, एन इंक्रीज इन सेविंग इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर. यस, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. हमारे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हैं. That means option third is correct. Now moving to the next question, which of the following statements are correct regarding the finance commission? ये क्वेश्चन भी किया था हमने जब हमने पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक किया था. ये आप थोड़ी वीडियोस जो है इंडियन इकोनॉमी की वो प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लो जिससे आपके बेसिक्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाए. देखते हैं ऑप्शन. फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये बात सही है? फाइनेंस कमीशन 275 आर्टिकल में आता है या 280 में आता है? स्टेटमेंट गलत. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द प्रोविजन फॉर ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 280. जो हमारा प्रोविजन है कि ग्रांट इन एड्स दे रही हैं स्टेट्स को, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 275 में. बस यहाँ पे आर्टिकल्स को चेंज किया, हमारी स्टेटमेंट दोनों ही क्या हो गई? गलत हो गई. अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो कोई भी हमारी नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट. ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, दूसरी बार कर रहे हैं ये. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स. हमेशा जीडीपी का आज भी जो है वो शेयर कम हो रहा है, कम ही है. इसके पीछे क्या रीजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट रीजन फॉर दिस?
कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, अगर हम यहाँ पे नोट नहीं देख पाए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या है, रिलेटिवली फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अगर हम एग्रीकल्चर के साथ और नॉन एग्रीकल्चर को कंपेयर करें सेक्टर्स को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं, प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी में सर्विसेज। अगर हम एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ कंपेयर करें तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ज्यादा ग्रोथ हुई है। सेकेंड, स्टेगनेंट और स्लो राइज इन द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी, या तो स्टेगनेंट हुआ है या फिर बहुत ही स्लो, या तो बिल्कुल ही नहीं या हुआ तो है बहुत कम हुआ है। यील्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हुई है। थर्ड, एजुकेटेड रूरल यूथ आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एग्रीकल्चर एज एन ऑप्शन। और फोर्थ, लो वैल्यू एडिशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। हमें यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन बताना है। तो क्या आपको ऑप्शन थर्ड सही लगता है? ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड यूथ जो है वो एग्रीकल्चर को ऑक्यूपेशन नहीं ले रहा, इसलिए जीडीपी का हमारा रेट कम है। ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग, मींस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ in the last decade, which among the following sector has attracted the highest foreign direct investment inflow into India? ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन था, लेकिन हम इसे करंट के हिसाब से करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर हम इन सारे सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो आई है। अगर हम देखें तो 554 बिलियन इंडियन रुपीज सर्विस सेक्टर से ही आया है, जिसमें फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। सो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, दैट दिस सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन भी हमने इंडियन इकोनॉमी में किया था जब हमने पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक किया था। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब ही पता होगा तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, ओवर लीवरेज्ड कॉर्पोरेट डेब्ट। बी है हमारा हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक। सी है हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट। और हमें इनमें से करेक्ट कोड जो है वो पता करना है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। ये पता चल जाएगा तो निकल जाएगा। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब होता है एक इस तरीके का स्ट्रेस जो किसके ऊपर होता है, बैलेंस शीट्स ऑफ बैंक, बैंक की बैलेंस शीट पे एक तरीके का स्ट्रेस होता है। किसके कारण? किसके कारण होता है? एनपीएस के कारण, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कारण, बैड लोन्स के कारण हम कह सकते हैं, और हेवीली इन डेप्ट कॉर्पोरेट्स, इनके कारण। सो ऑप्शन ए ओवर लीवरेज कॉर्पोरेट डेप्ट के कारण और बी हाई परफॉर्मेंस नॉन एसेट्स के कारण। सो दीज आर द रीजंस, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। सो ऑप्शन ए और बी हमारे बिल्कुल करेक्ट होते हैं। हम अपने कोड की तरफ चले तो हमें करेक्ट कोड देखना है। ए एंड सी है, ए एंड बी है, बी एंड सी है, या ए बी सी तीनों है। तो ए और बी हमारे करेक्ट कोड है, मींस ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। Now moving to the next question. In 2016, the centrally sponsored schemes were restructured by the government of India. Select the correct statement related to the restructuring using the codes given below. देखते हैं CSS के गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रक्चर किया है स्कीम को, उसमें से हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। So the decision of restructuring was taken by Governing Council of नीति आयोग। ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, नेक्स्ट है, this will avoid overlapping of expenditure and provide visibility and impact to the CSS. नेक्स्ट देखते हैं, the CSS have been classified into flagship and extra flagship category. और D क्या है, existing number of CSS is 37. तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे चले तो हमारे कोड्स हमारे गिवन है कि करेक्ट कोड हमारा कौन सा होगा। अगर हमें पता है कि CSS में क्या क्या हुआ था तो हम जो है वो सही आंसर दे देंगे। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले द डिसीजन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही ये डिसीजन लिया है CSS को रिस्ट्रक्चर करने का। ऑप्शन ए सही है।
सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि ये हमें ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम है, जो हमारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो हमें बता सकते हैं। प्लस हमारी विजिबिलिटी होगी हमारी, हम प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, स्कीम्स कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हैं। थर्ड, सीएसएस को क्लासिफाई किया है फ्लैगशिप और एक्स्ट्रा फ्लैगशिप कैटेगरी में, तो बिल्कुल गलत बात है। स्कीम्स जो होती हैं हमारी, वो सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में है। दूसरी जो है वो है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सीएसएस में हुई है। ठीक है, अब ये सीएसएस जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है कोर स्कीम में, और दूसरी है कोर ऑफ द कोर स्कीम में। सो फ्लैगशिप और एक्स्ट्रा फ्लैगशिप में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। और एग्जिस्टिंग नंबर 37 भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। Now, as per census 2011, rank of the states in descending order of degree of urbanization. हमें इन states का descending order में बताना है और 2011 census के अकॉर्डिंग। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वो 2011 census के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि अब तो 2021 में होगी जो census होगी, तो हम इस क्वेश्चन को इसी हिसाब से देख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, और डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और पंजाब, और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले है ऑप्शंस की तरफ चलें तो सबसे पहले हमारा है गोवा फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन में है तमिलनाडु, थर्ड है हमारा महाराष्ट्र और फोर्थ है हमारा पंजाब। तो ये जो कोड है इस तरीके से बिल्कुल सही है। असेंडिंग में दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं। तो कोड हम देख लेंगे कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन मार्च 31st 2017 external debt of India was in which of the following range as percentage of GDP। ये 2017 का क्वेश्चन 2017 के बारे में पूछा गया है, हम करंट के हिसाब से करेंगे। तो करंट की अगर हम बात करें एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो है 20.6%, 20.6%। तो इसी के आसपास की आपको रेंज जो है वो देखनी है, तो यही होगी 20 to 22%। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in relation to consideration of demographic dividend, there appears to be demographic dualism exhibited by the Indian states. In this regard, consider the following factors. हमें factors जो हैं वो consider करने हैं in relation to demographic dualism which is exhibited in the Indian states. ऑप्शन ए टोटल फर्टिलिटी रेशो, बी है सेक्स रेशो और सी है पर कैपिटा इनकम। और हमारे यहाँ पे करेक्ट कोड हमें चूज करने हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो डेमोग्राफिक डुअलिज्म जैसा कि हमारे इंडियन स्टेट्स में देखा गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको टोटल फर्टिलिटी रेट और ग्रोस फर्टिलिटी रेट इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु वुड बी बोर्न पर वुमेन, और पर वुमेन कब, इफ शी पास थ्रू दी चाइल्ड बियरिंग एज। सो ए कोड हमारा करेक्ट होता है। ऑप्शंस की तरफ चलें तो ओनली ए इज करेक्ट, मींस ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स कब हुआ था, पहला फेज, तो वो हुआ था 1969 में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1 ऑन द बैंकिंग सिस्टम कब हुई थी, नरसिम्हन कमेटी एस्टैब्लिश 1991 में। एनेक्टमेंट ऑफ फेमा एक्ट कब आया था, 1999 में। और एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब आया था, 1982 में। ये जब हमने सम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की थी तब यहाँ पे हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आप इसे अब ऑर्डर में लगा सकते हो। सबसे पहले जो आया था वो आया था फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन, ये हुआ था 14 बैंक्स का। उसके बाद एक्सिम बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, देन आफ्टर दैट नरसिम्हन, और सबसे लेटेस्ट फेमा एक्ट 1999 में। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग्स द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है, यूएनडीपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक। इंक्लूजन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। और वर्ल्ड हंगर यूनाइटेड नेशन नहीं करता है। वर्ल्ड हंगर के लिए है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर यहाँ पे हम एक बार रैंकिंग भी देखते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 102 रैंकिंग है। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 122,
आउट ऑफ 162। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 63rd, और इंक्लूजन इंडेक्स की बात करें तो इसमें बेंगलुरु जो हमारी स्टेट है उसकी रैंक हाईएस्ट है 83। सो ये रैंकिंग भी हमें पता होनी चाहिए, लेटेस्ट से ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट रैंकिंग है। नाउ कंसीडर फ्लोइंग डायग्राम shows the production of a commodity under the condition of increasing cost. If a unit tax is imposed on the commodity, will be the amount of burden on the tax of buyer. इन तरीके के क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि टैक्स लेविड प्रोड्यूसर पे कितना होता है और टैक्स लेविड कंज्यूमर पे कितना होता है। तो एक बार हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम है जो वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस है, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी गिवन है, दिस साइड हमारा सप्लाई का गिवन है और दिस साइड हमारा डिमांड का गिवन है। यहाँ पे पूछा है कि कंज्यूमर पे, बायर पे कितना बर्डन होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एन-एल का रेशो हमारा होगा, एल-क्यू का होगा, एल-आर का होगा या फिर आर और क्यू का होगा। तो अगर हमें पता है कि अगर हम डिमांड वाली लाइन भी अगर हम लगाते हैं तो वो लाइन कैसे लगेगी, एक सेकेंड, दिस विल बी, ये जो एरिया है ये एरिया होगा जहां पे कंज्यूमर जो है उसको बर्डन पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटेट हो गया, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो होता है वो होता है टैक्स लेवीड ऑन प्रोड्यूसर, और ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे होता है टैक्स लेवीड ऑन कंज्यूमर। सो दिस इज द पोर्शन, दैट इज द आर एंड द क्यू। देखते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा, आर क्यू तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, और अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो बताइए, कॉमन रिसोर्स जो है हमारा वो क्या है? राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल है। बिल्कुल है कि हम इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्स है हमारा। लेकिन राइवल का मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन ने क्वांटिटी यूज की तो दूसरे पर्सन के लिए क्वांटिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सो कॉमन रिसोर्स राइवल है पर हम इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सबके लिए है। बी, एक पब्लिक गुड्स में अगर हम एग्जाम्पल लें पार्क का, ठीक है, वो नॉन राइवल है। ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन ने पार्क यूज किया और दूसरे के लिए जगह ही नहीं है चलने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नॉन एक्सक्लूडेबल, हम इसे एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। एक तो नहीं है कि अगर पार्क, कोई पब्लिक पार्क है उसमें एक पर्सन जा रहा है तो दूसरा नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। सो दोनों ही ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होते हैं। कोड्स की तरफ देखते हैं, सेलेक्ट कोड, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। So thank you very much everyone. I hope you are happy, safe, fine and you are learning each and everything. So take care everyone. Bye bye.